हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की केस की समाअत फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और वहाँ पर कल ये ख़बरें आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और काबीना ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को हर सूरत में वतन वापस लाया जाएगा। नवाज़ शरीफ गुज़िश्ता साल नवंबर में गए थे जब अदालतों ने उन्हें बेल दी थी। वो एक कंडीशनल बेल थी मगर वो वहीं रुक गए हैं और अब 10वां महीना चल रहा है, 10 हफ्तों की जगह कि वो वापस नहीं आ पा रहे। दूसरी तरफ फ्रंट फुट पे खेल भी रहे हैं। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि क्या हुआ उनके वारंट्स का, उनको वापस लाने का। तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं तारिक महमूद खोकर साहब, उन्होंने बताया कि जी हमने 24 सितंबर को कांटेक्ट किया था बरतानवी हुकूमत के इदारे द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और उनसे कहा था कि जी इनको वापस लेना है। तो उन्होंने माजरत कर ली और ये कहा कि जनाब ये हमारा मैंडेट नहीं है। अच्छा, जब नवाज़ शरीफ साहब गए थे तो ज़ाहिर है उनके साथ मेडिकल फ़ाइल्स भी गई थी और बरतानवी हुकूमत को हमारे दफ्तर ख़ारजा ने बताया था कि जनाब नहीं बिल्कुल जेन्युइन केस है और आप प्लीज़ इनको जल्द से जल्द अपनी मुल्क में ले लें, वरना जो है ना इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अब मसला ये हुआ है कि अब फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू कैसे जाएं? क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस ने ही कहा था बरतानवी हाई कमीशन को और बरतानवी हुकूमत को कि जी ले लें और प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, आप सही हो गए वापस दे दें। हाँ, तो यही, लेकिन अब वो फ़ॉरेन ऑफिस कह रहा है कि हम कैसे लिखें। अच्छा। तो इसलिए ये भी जो कन्वर्सेशन हुई जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस को, वो यहाँ से एक फ़ोन गया। उन्होंने कहा जी कोई है आपका चांस के वापस करते, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी हम तो नहीं कर सकते, हमारा मैंडेट नहीं है। जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन कियानी हैं उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को मालूम है कि वो निज़ाम को शिकस्त दे करके गए हैं और अब निज़ाम, और इस वक्त लगता यह है कि वो इस निज़ाम पर हंस रहे होंगे। उन्होंने ये कहा कि हम खामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस केस की वजह से हज़ारों दूसरे मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। जबकि उनको ये भी आज कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार जब वारंट लेकर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स गए तो वहाँ मौजूद एक शख्स वक़ार अहमद ने अदालत के वारंट वसूल करने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। लोग वो तो मेरा ख्याल है कि कभी कभी भी नहीं था, लेकिन क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने ये एक बयान दिया। अच्छा, ये बयान भी क्यों दिया? अब जाहिर है कि देखें, इसहाक डार को आप वापस नहीं ला सकते, आप अल्ताफ़ हुसैन को वापस नहीं ला सकते, और अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि यूके कैसे ऑपरेट करती है तो कोई पागल ही होगा, सॉरी टू से, जो कहेगा कि जी हम उनको बोलेंगे और वो कहेंगे कि सरदस्ती में अभी बंदे को पकड़ के प्लेन पे। सिर्फ यूके क्या, कहीं भी जिस मुल्क के साथ आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तहवील मुजरिमीन का माहिदा, वो क्यों आपकी मदद करेगा? एक एक्सेप्शनल केस था इमरान फारूक का कि जिसमें एक तबादला हुआ था, वो एक्सेप्शन है, लेकिन ओवरऑल तो कोई पॉलिटिकल लीडर, एक मुझे याद पड़ता है ये जो जनरल पिनोशे था, चले वो, या ये जो जूलियन असांज था, लेकिन वो फिर अलग केस, वो एक अलग केसेस हैं कि वहाँ किसी ना किसी तरह तोड़ तप्पड़ करके उन्होंने कर लिया था। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आपके पास कुछ है नहीं। दूसरी बात ये है कि फॉरेन ऑफिस को चूंकि आपने कहा था कि इनको जान दो, मिलते करके, अब एक ही तरीका है कि जो इनका डॉक्टर है जिसका ये ज़ेरे इलाज है वो कहे जी मियाँ साहब बस ये अब आप गोलियाँ वोलियाँ खाया करें, अब आपको क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद एक केस बनता नहीं। लेकिन फिर काउंटर केस को क्या बनाएंगे नून लीग और नवाज शरीफ कि जी ये तो सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ठीक है, जो इनके अभी मौजूदा बयानिया के साथ मैच भी करता है। अच्छा, सब अपने बयानिए के ही कैद में है ना एक तरह से। अब देखें, आप इमरान खान को देख लें, वज़ीर आज़म इमरान खान को देख लें, जाहिर है उसने कहना है कि सर हम शोर मचाएंगे और ये मुजरिम और ये भगौड़े एंड सो ऑन। शोर तो मेरे और आपके लिए मचेगा, वो नहीं, हमारे और आपके लिए भी नहीं, अपनी पार्टी बेस के लिए ज्यादा, बिकॉज जब आपके पास ज्यादा कुछ और दिखाने के लिए नहीं है तो आपके अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव था और उसी पर आप खेलेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद ये देखिए कि कल बयान आता है वज़ीर आज़म का कि हम हर हाल में लेकर के आएंगे, नोइंगली कि बरतानिया ने 24 सितंबर को आपको हरी झंडी दिखा दी है कि जनाब कोई जो है सीन ही नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर है अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो करने के लिए उन्होंने कल दिया। और काबीना का जो एलामिया आया था उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था
मगर तमाम जो बुलेटिन्स की हेडलाइन थी, आज तमाम पेपर्स की लीड है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लेकर के आए। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए अब सब कंस्टिट्यूएंसी ही खेल रहे हैं ना। पिछले 2 सालों में जब ये नवाज शरीफ कमोपेश खामोशी थे, मरियम नवाज भी खामोश थी, तो नून लीग के अंदर से इनकी क्या क्रिटिसिज्म आती थी। और मैं मतलब पार्टी की ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वर्कर और सपोर्टर की। किसी पहले तो आप बड़े मतलब बातें करते थे, फिर आप एकदम खामोश, इनकलाबी बने हुए हैं, अब वो दोबारा इनकलाबी बने हुए हैं, और हर स्पीच में थोड़ा सा वो एंटी रेज होती है। जैसे आज ज़हीरुल इस्लाम की बातें हो रही हैं, साबिक ISI चीफ का जिक्र हो रहा है, एवरी टाइम थोड़ा सा वो उसको बढ़ाते जाते हैं। तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपका वर्कर भी कहेगा कि ये तो पूरा निजाम आपके खिलाफ रिग्ड है, तो आप इस निजाम में वापस क्यों आएंगे, आप बाहर से ही बैठ के चैलेंज करें। पीटीआई का ये है कि जी नहीं, हम सबके सामने जलील करेंगे इसे, ये तो मुजरिम है, ये भगोड़ा है। अच्छा, किसके सामने? देखो, पीटीआई के वर्कर ने, पीटीआई के सपोर्टर ने या वोटर ने कभी नून लीग को तो वोट नहीं देना था ना ही नून लीग के सपोर्टर और वोटर ने पीटीआई को वोट देना था। तो सब अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खेल रहे हैं। जहां तक कि पूरी जो और जो चीज मुतनाज़े होती है सारी चीज में, वो है अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा तरीका कार इख्तियार किया गया है। पूरी ऑपोजिशन, और मेरा ख्याल है कि पूरी ऑपोजिशन के सपोर्टर्स के सामने जो ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान में, वो इनक्रेडिबली कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल। और सिर्फ उनके सामने नहीं, आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद साहब कहते हैं नैब के बारे में कि नैब उसी काम में रुकावट बन गया है जिस काम के लिए उनको बनाया गया था। The purpose for which it was formed is lost। 5 साल लगते हैं आपको रेफरेंस बनाने में, और फिर वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट को कहता है कि इस बंदे को छोड़ दो। जो केसेस 6 महीने में डिसाइड होने चाहिए, आप 500 विटनेसेस बुलाते हैं 10 के खिलाफ। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। तो कौन इस तरह की सूरत हाल में एक्चुअली उनका ख्याल है कि इससे नून लीग या नवाज शरीफ एम्बैरेस होगी या पॉलिटिकली वीकर होगी? और जब इस प्रोसेस पर मुल्क के अंदर कोई एतबार नहीं कर रहा, तो आप बरतानिया से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके हवाले कर देंगे, जनाब ये लीजिए, बिल्कुल आपने कहा था। और जब आपने एश्योरेंस भी दी थी कि जनाब बिल्कुल एयर एम्बुलेंस में आ रहे हैं, जेन्युइन केस है और आपको ये देखना पड़ेगा ना, तो जाहिर है क्योंकि उन्होंने भी पूछा था कि जनाब ये कन्विक्टेड हैं और आप इनको भिजवा रहे हैं, तो अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट्स पे अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो स्टैंड करती हैं, वो कहती हैं बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट्स थी। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत मुश्किल होता जा रहा है हुकूमत के लिए भी, और अपोजिशन जो है वो जाहिर है अपना टेम्पो बढ़ाती जा रही है। अच्छा, अब अपोजिशन की बात करें तो अब यहाँ पर जो कंबाइंड अपोजिशन अगर हम इसे बोलें, तो इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? PDM। हाँ, इनके अपना भी तो एक लंबा चौड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है बॉस। जैसे आपको याद है कि एक ज़माने में एतजाज़ एहसन हमेशा शक की निगाह से देखते थे कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, ये है वो है। अब लग रहा है कि नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ वो किरदार प्ले कर रहे हैं कि जी आसिफ अली जरदारी पर तो हमें ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, हो भी क्यों? हमने देखा है जो सेनेट इलेक्शंस में हमने देखा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट से पहले और फिर सेनेट इलेक्शन से, तो ये है वो डिविजन जिनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी। अब जहां तक नून लीग की पॉलिटिकल स्टांस की बात है, तो ये जो एकदम से या मतलब मरियम नवाज शरीफ की स्पीच से स्टार्ट हुआ, फिर नवाज शरीफ का, फिर दूसरी नवाज शरीफ की स्पीच, ये जो रेज कर रहे हैं स्टेक्स, हाँ, इसका लाइकली आउटकम क्या बनता है? क्योंकि हिस्ट्री अगर आप देखें तो फातिमा जिन्ना से लेकर जो डायरेक्ट क्लैश होता है जिसी पॉलिटिशियन का एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो 0 विंस का है ना। हाँ। तो यहाँ पर क्या लेकिन देखें 0 विंस का आप कह सकते हैं, मगर इसमें हम अगर रेमंड डेविस का केस लेकर के आए, कितना प्रेशर पड़ा था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर, और ये भी कहा गया था कि उन्होंने भिजवा दिया, बाद में बात कुछ और निकली। अभी जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में प्रेशर उस हद तक बढ़ा देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट खुद आएगी कि जनाब बताइए फिर क्या करें। तो ये चीज़ें हमेशा जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी ये गेम खेलती है, तो पॉलिटिशियंस भी अब सियाने हो गए हैं, उन्हें भी पता लग गया कि यार मतलब गेम जो है एक ही है। तो अब मसला ये है कि खान साहब किसी के साथ बैठने के तैयार नहीं हैं, तो उन्हें सारी की सारी अपोजिशन एक साइड पे हो गई है।
उनके ख़िलाफ़ हो गई है। होना तो ये चाहिए था वो एक आध कोई कम अज़ कम किसी जमात के साथ भी कुछ ना कुछ अपनी गुडविल जो है किसी तरीके से रखते, मगर खान साहब है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुसूसन जो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में हुआ है, उन्हें भी थोड़ी सी इस हिद्दत को महसूस किया और थोड़ा पीछे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह खुल के नवाज शरीफ बोल रहे हैं और फिर अगेन वो टीवी पे चल भी रहा है। एंड यू आर राइट कि उसके रिएक्शन में क्या करना पड़ा, उसके रिएक्शन में ये खबर आपको बतानी पड़ी कि जी देखिए उनको मोहम्मद जुबैर भी मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उससे अगर थोड़ा सा डैमेज हुआ है, वो डैमेज यूं कंट्रोल हो गया, उसके बाद के सर ये सर्कुलर है, किसी ने किसी से नहीं मिलना। बिल्कुल। अब बात और कर लो अपोजिशन ने उस चीज़ को फिर ऐसे यूज़ किया कि जनाब हमें तो बुलाया गया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए और ये आपने करवाया, तो इनडायरेक्टली शेख रशीद साहब की तरफ उंगलियां उठेंगे, जनाब अच्छा शेख रशीद बोल रहे हैं तो इसका मतलब फ़ौज बोल रही है, क्योंकि फ़ौज के वो एजाज़ी जो है नुमाइंदे बने हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कि वो क्या करें। तो वो भी हिले हुए हैं, अपोजिशन को नज़र आ गया है कि हल्के से हिले हुए हैं, तो आप इतना प्रेशर दे दें। अब जो कोयटा मकाम चूज़ किया गया है, आप कल भी हमने इस पे बात की थी कि वहाँ पर पीके मैप और JUI जिनके पास वहाँ पे स्ट्रीट पावर है और वहाँ जो नारे लगेंगे वो ज़ाहिर है उससे हिद्दत और बढ़ेगी। और जब वो कराची आएंगे, कराची में भी होगा, लाहौर जाएंगे तो ज़ाहिर है नून लीग वाले आएंगे, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे वहाँ JUI वाले आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो ये देख रही है कि सारे का सारा प्रेशर उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान, हमारी जंग जो है इमरान खान से नहीं है, हमारी जंग इमरान खान को लाने वालों के साथ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन बनती है गवर्नमेंट की। मेरा तो ख्याल है गवर्नमेंट के लिए तो स्पेस खुलता है एक तरह से ना, बिकॉज अगर इन दोनों के तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ है तो वो जो ये भी बातें गर्दिश कर रही थी ना कि जी इतनी डेडलाइन दी गई है कि इस वक्त तक आप गवर्नेंस फिक्स करें, वो करें, तो अब वो डेडलाइन तो आप समझे कि एक्सटेंड हो गई है, तो इनको तो सिर्फ पीछे बैठना है। और पीछे बैठने का मेरा ये मुराद नहीं है कि फयाज चौहान और शहबाज गिल साहब बीच में कोई बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो बेसिकली परफॉर्मेंस है। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना, अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, आज भी बिजली और गैस के नर्ख ECC ने जो है मज़ीद बढ़ा दिए हैं, आपको पता है मुसलसल बढ़ रहे हैं। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पे आज जो चीज़ें हैं वो खासी महंगी हो गई हैं। ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अद्वियात देख लें, अद्वियात के ऊपर भी हुकूमत ज़रा पीछे आई हुई है। मैं तो हैरान हूँ, फैसल सुल्तान साहब जो नए मुशीर हैं वो ये कह रहे हैं कि अद्वियात का मसला ये है कि अगर वो कीमत नहीं लोग देंगे तो वो उनको अवेलेबल नहीं होंगी, तो इसका मतलब तो यही चीज़ पे चीनी आटा सब चीज़ों पे अप्लाई होती है। थोड़ा मैं ख्याल है कि मजीद एग्जामिन करने की ज़रूरत है। प्राइसिंग पॉलिसी है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो किसी और, लेकिन मतलब किसी भी जगह 260%, अब चाहे आप उसे कह दें 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये की हो गई है या 8 रुपये की चीज़ जो है वो 20 रुपये की हो गई, बढ़ तो रही है और दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जान बचाने की अद्वियात बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें और जो बुनियादी अशियाँ हैं जिस तरह वो बढ़ रही हैं, तो ये प्रेशर अल्टीमेटली तो हुकूमत पे आएगा। ये तो है। तो वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे बाबरी मस्जिद का एक फ़ैसला जो हमारे हमसाया मुल्क भारत में आया है, जिसने वहाँ की अदलिया को जिस तरह एक्सपोज किया, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। लखनऊ की एक खुसूसी CBI अदालत ने आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में नामजद तमाम 32 मुलजिमों को नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पे बरी कर दिया। कुल बुनियादी तौर पे 48 मुलजिम थे जिनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, लेकिन 16 का पिछले 28 साल में इंतकाल हो गया। आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़े हुजूम ने ढाई थी। आज जज SK यादव ने अपने फैसले में कहा कि 28 साल पहले बाबरी मस्जिद किसी बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत नहीं ढाई गई, बल्कि ये हुजूम का काम था। मुलजिमों में BJP के साबिक सदर और साबिक नायब वज़ीर आज़म LK अडवाणी,
साबिक मरकज़ी वज़ीर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के उस ज़माने के वज़ीर आला कल्याण सिंह समेत कई सीनियर सियासतदान शामिल थे। जज एस.के. यादव ने कहा कि इनमें से अक्सर सियासतदान असल में तो मजमे को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उसे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फैसले के बाद एक मुलजिम भगवान गोयल ने कमरा अदालत से बाहर कहा कि हाँ, हमने मंदिर तोड़ा था, हमारे अंदर सख्त गुस्सा था, हर कार सेवक में हनुमान जी समा गए थे, मस्जिद हमने तोड़ी थी, अगर सज़ा मिलती तो भी उसे खुशी खुशी कबूल कर लेते। अदालत ने सज़ा नहीं दी, ये हिंदू धर्म और हिंदू कौम की जीत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, देर से सही मगर इंसाफ की फतह तो हुई। सरकर्दा सहाफ़ी कुर्बान अली, जो मेरे भी कुलीग रह चुके हैं BBC में, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे। वो रामदत्त त्रिपाठी और बहुत सारे लोग। कुर्बान अली साहब इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। कुर्बान साहब, ये तो बरी हो गए, तो उस दिन क्या हुआ, किसने तोड़ा? क्या खुद ही हुजूम आया, जमा हुआ उसने प्लानिंग की, गुंबद पे चढ़े, तोड़ दिया, निकल लिए? आप तो वहाँ देख रहे थे सब, क्या हुआ, क्या था? शुक्रिया वसतुल्लाह साहब अपने शो में मुझे शरीक करने के लिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तेग मुनसिफ हो जहाँ दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है इस मुल्क में कातिल के सिवा। 4 दिसंबर से वहाँ ड्रिल जारी थी और इसके सबूत फोटोग्राफर्स ने स्टिल कैमरे के ज़रिए से भी और वीडियो कैमरे के ज़रिए से भी, हालांकि वक्त सैटेलाइट टीवी नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन वो सब रिकॉर्ड किया गया। और इसके लिए कोशिश ये की जा रही थी कि अडवाणी साहब ने रथ यात्रा चलाई थी, उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट थे मुरली मनोहर जोशी साहब, उनकी यात्रा चल रही थी और वो ये कह रहे थे कि इस बार जो कार सेवा होगी, यानी मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का जो काम किया जाएगा, वो प्रतीकात्मक नहीं होगा, सिंबॉलिक नहीं होगा, वो अब की बार वाकई में होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मॉडरेटर समझे जाते थे उस वक्त भी और बाद में भी और वज़ीर आज़म हुए, उन्होंने 5 दिसंबर 1992 को, यानी मस्जिद गिरने से एक दिन पहले, लखनऊ में कहा कि वो समतलीकरण होना चाहिए। ये हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मायने है कि रेस टू द ग्राउंड। ये वज़ीर अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह रहे थे। और वहाँ पे जो हुजूम था 6 तारीख को, वो सुबह से ही बेताब था मस्जिद गिराने के लिए, और ये सारे लीडरान वहाँ हमारे सामने मौजूद थे, बल्कि उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। मानस भवन का एक मंदिर की छत थी, वहाँ पे करीब 1000 के करीब सहाफ़ी और ये दूसरे लीडरान वहाँ मौजूद थे। और मेरे साथ BBC के उस वक्त के साउथ एशिया चीफ मार्क अली थे, आपने बताया रामदत्त त्रिपाठी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और 10:30 बजे वो मस्जिद के ऊपर जो वहाँ जो मुश्तिल भीड़ थी वो दाखिल हुई और वो ऊपर चढ़ने लगी। तो मार्क अली ने कहा कि भाई अब हमें रिपोर्ट फाइल करनी है, क्योंकि वहाँ कोई ज़रिया नहीं था और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर फैज़ाबाद का जो सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस है, वहीं जाकर के रिपोर्ट फाइल की जा सकती थी। तो हम लोग वहाँ से निकल आए और 11:20 पर मार्क अली ने वो रिपोर्ट फाइल की थी। और उसके बाद हम लोग वापस आए कि भाई अब देखें वहाँ क्या हाल है। तो हमको ये उम्मीद थी कि सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो सेंटर की तरफ से थी वो मूव करेंगी, लेकिन उन्हें मूव नहीं करने दिया गया। उनकी कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं थी उनको मूव करने की, थोड़े से टायर वायर जला करके डाल दिए गए थे। और वहाँ का जो इंतज़ामिया था वो बड़ा आराम से सुकून से था। और जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट पुलिस थे DB राय साहब, वो बाद में BJP के मेंबर पार्लियामेंट भी हुए, उन्होंने कहा कि ये जन भावनाएं हैं और इनको नहीं रोका जाना चाहिए और नहीं रोका जा सकता। यहाँ मैं ये बता दूं कि 1990 में जब मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी, उस वक्त भी कार सेवा करने की कोशिश की गई थी और बहुत सारे लोग, काफ़ी भीड़ वहाँ पहुँची थी, गोली चलाई गई थी और 16 लोग उस वक्त कंट्रोल कर लिया गया था। कुर्बान अली साहब, आप
थोड़ा सा सब, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मौजू है कि बाबरी मस्जिद बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गिराई गई थी या नहीं। जज ने आज तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया, 32 के 32 मुलजिमों को। कुर्बान अली साहब सीनियर सहाफ़ी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान साहब, कहा यह जाता है कि आधी फतह तो तभी हो जाती है उस फरीक की जो मुकदमे को जितना खींच सकता है खींच ले। ये मुकदमा 28 साल तक चलता रहा, यकीनन कई अदालतों से गुजरा होगा, कई CBI के जो हैं तफ्तीशी वो बदले होंगे, गवाह मुकरे होंगे, हॉस्टाइल होंगे, थक गए होंगे, कई लोग बीच में मर गए, फिर उन्हीं की हुकूमत भी आ गई कि जिनके जो थी साबका क़यादत, उस पर ये सारा ब्लेम था। तो इस सारी चीज़ का कल्मिनेशन यही होना था जो हुआ। जी हाँ, इसमें कुछ और भी वजूहात थी। आप जानते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में CBI को आमतौर पे सरकारी तोता कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि सरकार उससे जो बुलवाती है, जो करवाती है, वो होता है। ज़्यादातर मुकदमों में यही हुआ। और ये जो 28 बरस की का अरसा रहा, इसमें 6-7 बरस वाजपेयी जी की हुकूमत भी रही, और 10 साल UPA की हुकूमत रही, और दूसरी गवर्नमेंट भी रही, पहले नरसिम्हा राव की भी। तो पहले दिन से ही इस केस को इतना कमज़ोर सा कर दिया गया था कि इसका यही हश्र होना था, यही नतीजा निकलना था, ऐसी तवक्कुआ लोग कर रहे थे। मैं वज़ीर साहब यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि 20-22 बरस पहले दिल्ली में एक बारटेंडर लड़की थी जेसिका, उसका मर्डर हुआ था, और उसके सारे मुलजिम रिहा कर दिए गए थे, इसी तरह से जैसे ये बाबरी मस्जिद के मुलजिमों को रिहा किया गया। तो उसके बाद एक फिल्म बनी थी और उसका टाइटल था नो वन किल जेसिका, और आज सोशल मीडिया पर यही टाइटल चल रहा है कि नो वन डिमोलिश बाबरी मस्जिद। जी, कुर्बान, मज़ेदार बात यह है कि अदालत ये कह रही है कि साहब एक तो कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और इसमें कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट उनको दिखाई नहीं दिया, जबकि नवंबर में जिस सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी की जगह पे राम जन्मभूमि को का फैसला सुनाया, उसमें भी कहा है कि ये क्रिमिनल एक्ट था डिमोलिश करना, और इसकी के बारे में जजमेंट जल्दी आना चाहिए। अच्छा कुर्बान साहब, अब ये बाबरी मस्जिद की जो डेमोलिशन थी, ये वो वाकया था जिससे BJP और बल्कि पूरे संघ परिवार का एजेंडा एक किस्म से, एक तरह से नेशनल एजेंडा बन गया, या कम से कम नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। उस वक्त से उस सन से अगर हम 2020 को देखें तो मेरे सामने तो ये बहुत उम्दा केस स्टडी है कि अब ऐसे लगता है, कम से कम मेरे पर्सपेक्टिव से या बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव से शायद, कि रियासत के तकरीबन हर सतून पर इनका मुकम्मल कब्जा है। आपने CBI की बात की, मैं उसके साथ NIA भी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपके सामने है, नेशन वॉन्ट्स टू नो वाले सारे बैठे हुए हैं, और अदलिया भी लगता है कि कंप्लीट कंट्रोल में है। अगली मंजिल क्या है आपकी नज़र में इस एजेंडा में? देखिए, ये जो नज़रिया है, ये जिसे एक सैफरन नज़रिया कहा जाता है, जो RSS की आइडियोलॉजी है, और जिसको तकरीबन अब 1925 से आप समझ लीजिए कि 100 साल होने जा रहे हैं। तो नेशनल मूवमेंट भी जब था, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जब गांधी जी की क़यादत में चल रही थी, उस वक्त भी ये लोग अलग थे, और गांधी का मर्डर हुआ, गांधी का असैसिनेशन भी इसी बात को लेकर के हुआ कि साहब ये मुल्क तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू आइडियोलॉजी पे चलेगा, इस पर नहीं चलेगा जो सेक्युलरिज्म की बात, डेमोक्रेसी की बात, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, या जो जिस चीज़ पर नेशनल मूवमेंट चला था उसका उसकी विरासत जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि एक बहुत सी आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है, उस पर अमल हो ना हो ये एक अलग बात है। लेकिन ये लोग हमेशा उस कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ रहे, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं, जो कास्ट सिस्टम है उसको पसंद करते हैं, इसीलिए
तो ये एक लंबा पॉलिटिकल एजेंडा था कि साहब कांग्रेस पार्टी रहती थी एक अरसे तक हिंदुस्तान की हुकूमत पे काबिज और रियासतों में भी, उसको कैसे किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए उस मोनोपोली को। तो पहली बार 77 में हुआ जब जनता पार्टी की हुकूमत आई और जिसमें वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब मिनिस्टर बने, लेकिन वो एक कंबाइंड अपोजिशन था। और फिर बाद में उसका ट्रायल किया उन्होंने, जब वाजपेयी साहब ने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई एनडीए के नाम से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और 2014 में भी हालांकि इनको अक्सरियत हासिल हो गई, वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई, लेकिन वो एनडीए रहा और आज भी है। हालांकि वो अब नाम नेहाद एक एनडीए है, लेकिन बहरहाल है, उसमें और पार्टियां भी इनके साथ कुर्बान साहब, शामिल सॉरी आपकी बात यहाँ काटनी पड़ रही है, एक वक्फा और लेना है बस, बाद फौरन ही वापस आते हैं। वेलकम बैक टू। हमारी बात हो रही है सीनियर भारतीय सहाफ़ी कुर्बान अली साहब से। कुर्बान अली साहब, मतलब वक्त थोड़ा कम है, मैं सवाल आपसे पूछा था कि अब तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल तो नज़र आता है, ये जो संघ परिवार और आरएसएस का एजेंडा है, इससे आगे की क्या प्लानिंग है उनकी, आपको क्या नज़र आ रहा है? अब देखिए, ये लिटमस टेस्ट होना है हिंदुस्तान का कि उसका जो 70 साल की तारीख है वो मेंटेन रहती है या उसमें डेंट लगता है या वो और दूसरी तरफ जाती है। क्योंकि ये एजेंडा जो है अब यहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद पे ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अब उस ज़माने में जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चला करता था तो इन लोगों की तरफ से नारा लगाया जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी। अभी मथुरा और काशी की भी बात होने लगी है। तो ये एक जिसको कहते हैं डिसाइसिव मूवमेंट है, और इसी में ये टेस्ट होना है कि इस मुल्क में मेजॉरिटेरियनिज्म चलेगा या डेमोक्रेसी चलेगी। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान तीसरी दुनिया के ममालिक में वाहिद मुल्क है जहाँ जमहूरियत न सिर्फ ये कि उसने परवान चढ़ी बल्कि वो मजबूत भी हुई और पूरी दुनिया उसको मानती रही है। लेकिन अब ये पिछले 5-6 बरस में जिस तरह की सियासत हो रही है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश की गई थी 1992 में, उस वक्त भी ये मसला आया था कि क्या हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रह पाएगा या नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद उसके खिलाफ खड़ी हुई थी और ये लोग उस वक्त हुकूमत में नहीं आए थे उस वक्त में इस डेमोलिशन करने के बाद। लेकिन अभी माहौल कुछ इस तरह का चल रहा है कि चाहे वो कश्मीर के वाक़यात हों या इवन कोरोना बीमारी हो, वो एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा की तरफ आगे को ले जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो सेकुलर जमातें हैं वो भी खामोश हो गई हैं और वो सामने नहीं आ रही हैं। नतीजा ये है कि इन लोगों के लिए एक खुला मैदान है। अब देखना ये कि हिंदुस्तान की आवाम इसको कितना बर्दाश्त कर पाती है। अच्छा, लेकिन सर हिंदुस्तान की आवाम ने ही तो इनको वोट दे के पावर दी है। मतलब मेरा ख्याल है कि मोदी की पहली टर्म के बाद तो काफ़ी वाजे हो गया था कि एजेंडा क्या है, इसी एजेंडा को ही तो वोट मिला है ना जी। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि एक तो कितना फीसदी वोट मिला है, अभी भी 35-36% वोट से ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मुकाबले में जो लोग हैं वो जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया है वो इनको पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि कई रियासतों में उनकी बहुत बुरी हार हुई। गुजरात जैसी रियासत में भी वो हारते हारते रह गए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में इमरजेंसी थी, उस वक्त इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो बिल्कुल सफाया हो गया, खुद मिसेस गांधी इलेक्शन हार गई। तो यहाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अभी भी ये एक सवालिया निशान है और इसको हतमी तौर पर नहीं कोई जवाब दिया जा सकता कि ये जो बाहर जो चल रहा है मौसम यही चलेगा या तब्दील होगा। अब क्योंकि जो इकोनॉमी है वो भी, और जो रोजी रोटी का सवाल है, जो गरीब का सवाल है, मसला हुआ है। सॉरी, बहुत माजरत के साथ कुर्बान साहब, शो का टाइम यहाँ ख़त्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से जो बयान किया, जो आज फ़ैसला आया बाबरी मस्जिद का और उसके अलावा जो भारत में क्या हो रहा है। आपसे मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।